दोस्तों 2020 में जब कोविड की सिचुएशन थी तो एक पल को हमें लगा था कि स्टॉक मार्केट अब हमारा शून्य पर पहुंच जाएगा। रिसेंटली कुछ समय पहले जब वॉर्स की सिचुएशन हो रही थी कई सारी कंट्रीज में, जैसे कि रशिया, यूक्रेन या इजराइल में, तो हमें ये लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में भयंकर गिरावट हो सकती है कोविड की तरह। अभी एक दो दिन पहले ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर शुरू किए मैक्सिको और कनाडा के अगेंस्ट, तो हमें फिर से लगा कि स्टॉक मार्केट पे प्रेशर रहेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट पे प्रेशर रहता है, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए प्रेशर में रहता है, ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अभी कई सारे लोग रुक कर रहे हैं अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो क्या क्रिप्टो करेंसी की तरफ हमें जाना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक मार्केट, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिप्टो करेंसी। अब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि डिजिटल फॉर्म में हमारे वॉलेट में होती है। अब इसको हम पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के तहत एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं या इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। हालांकि भारत में प्रोडक्ट्स खरीदना अभी लीगल नहीं है, बट मोटा मोटी देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली कंपनियां होती हैं, कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं इन एक्सचेंजेस पे, जहां पे हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लीजिए मेरा 100 रुपये किसी पर्टिकुलर ए कंपनी को गया, तो ये जो ए कंपनी है इसके पास फंडामेंटल्स रहते हैं। फंडामेंटल्स इन द सेंस, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही होती है, उस 100 रुपये का इस्तेमाल करती है उस बिजनेस के ग्रोथ में एक्सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में मान लीजिए मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉइन खरीदता हूँ, तो यहाँ पे किसी तरह का फंडामेंटल नहीं होता है। कोई भी कंपनी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक कॉइन को इस्तेमाल नहीं करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बस इतना सा मेन डिफरेंस है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी मेनली चलती है डिमांड एंड सप्लाई पर, और हमारा जो स्टॉक मार्केट है डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही साथ चलता है ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स पर। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी की अगर हम दिशा और दशा समझें, एज पर सेवी रूल्स आई एक्सपेक्ट कि हम निफ्टी का एटलीस्ट लाइव प्राइस शेयर कर सकते हैं। बाकी जब हम स्टॉक्स की डिस्कशंस करते हैं तो वहाँ पे एज पर करंट सेवी रूल्स हम 3 महीने का पहले का प्राइस डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो रिसेंटली जो गिरावट हुई है, ये गिरावट करीब करीब 14% के आसपास रही है रीसेंट हाई से। कोविड के टाइम पे देखें तो करीब करीब 35% की गिरावट थी। जब बड़ी से बड़ी गिरावटें हुई हैं तो करीब करीब 50% के आसपास गिरावटें हुई हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चाहे 14% की गिरावट हो, चाहे 35% की गिरावट हो, चाहे 50% की गिरावट हो, लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट जो है इन गिरावटों के बावजूद एक हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न बना के चलता है, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट में पिछले कई दशकों में देख सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि हमें इन्वेस्टेड रहना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत और छोटी छोटी गिरावटों से नहीं डरना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। अब टाटा मोटर्स आप देखिए रिसेंट हाई करीब करीब 1173 रुपये के आसपास बनाया था, और अगर हम यहाँ पे देखें अक्टूबर के टाइम फ्रेम का प्राइस तो करीब करीब 824 रुपये के आसपास था। तो यहाँ पे ये जो गिरावट होने लगी, क्या ये गिरावट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन था? कमेंट करके जरूर बताइए। अब टाटा मोटर्स में अगर हम ध्यान दें ओवरऑल सेल्स ग्रोथ पर और इनके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पर, तो आप 2013 से देखिए सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही थी। हालांकि 2017 में इनमें, 2018 में इनमें हमें डिप देखने को मिला, और 2019, 20, 21, 22 4 साल के लिए यहाँ पे कंपनी लॉस में चली गई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये फिगर आउट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि
लॉस में क्यों गई थी और क्या ये लॉस टेम्पररी था, क्या ये जेन्युइन रीजंस से था कंपनी लॉस में गई थी। तो हमें ये जानने को मिलता है कि जैगुआर लैंड रोवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी चाइना मार्केट में खास तौर पे, जिसकी वजह से 2018 के बाद से हमें ये कंपनी बिकॉज ऑफ जैगुआर लैंड रोवर मोस्टली लॉस में जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए जिसके बाद हमें कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दी। ठीक है, सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में एक सर्टेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी का हमारे पास फंडामेंटल नॉलेज होता है। हाँ, यानी कि हमें ये पता होता है कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है, कंपनी कहाँ पे फंड्स लगा रही है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्या है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एक सर्टेन कॉइन इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते समय हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट होता है, जिस डिजिटल वॉलेट में हमारे पास वो कॉइन सेफ रहता है। अब यहाँ पे जब भी हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये टास्क होता है कि हमें फिगर आउट करना होता है एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पे हमारा कॉइन सेफ रहे और साथ ही साथ हमें एक इंट्यूटिव एंड रोबस्ट प्लेटफॉर्म मिले ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में। तो यहाँ पे CoinDCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बाई या सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉइन्स की ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर्स भी ट्रेडिंग की जा सकती है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की है। यहाँ पे ट्रेड सिग्नल्स मिलते हैं और साथ ही साथ Web3 अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम एक्सेस कर सकते हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन करीब करीब 98,878 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की जा सकती है, फ्यूचर्स में अप टू 100x मार्जिन मिलता है और साथ ही साथ मार्जिन ट्रेडिंग भी यहाँ पे की जा सकती है CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे अप टू 6x लेवरेज लेके हम मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि चार्जेस क्या है। देखिए कई तरह के प्लेटफॉर्म्स है, कई तरह के एक्सचेंजेज हैं जहाँ पे हैवी चार्जेस देने होते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये CoinDCX जो है यहाँ पे चार्जेस मिनिमल है और 1 फरवरी 2025 से यहाँ पे 2 से 5 बेसिस पॉइंट्स तक फीस रिड्यूस कर दी गई है। जहाँ तक यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट फी की बात है तो यहाँ पे कोई भी विड्रॉल और डिपॉजिट फी नहीं लगती है जब भी आप पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं अपने वॉलेट में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग फी आप देख सकते हैं, कई तरह की ट्रेडिंग फी है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1.6 और 4 बेसिस पॉइंट्स फी देना होगा, यानी कि 0.16% और 0.4% आपको ट्रेडिंग फी देना होगा। जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनकी ट्रेडिंग फी 1 फरवरी 2025 से 2 बेसिस पॉइंट और 5 बेसिस पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी लिंक्स और डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम टाटा मोटर्स की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखिए मार्च 2024 में 46% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 18% के आसपास यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 34-35% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही थी, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे थे, DIIs देखने को मिल रहे थे, FIIs देखने को मिल रहे थे। अब ध्यान दीजिए सितंबर 2024 आते आते यहाँ पे थोड़े बहुत प्रमोटर्स कम हुए हैं और साथ ही साथ जो हमारे पब्लिक हैं वो भी बढ़े हैं, हालांकि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बढ़े। अब दिसंबर का टाइम फ्रेम का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। रूल्स क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है, हमें भी बहुत सारे रूल्स नहीं पता है, जिनके चलते हमें बहुत सारे इश्यूज हुए पिछले 6-7 महीने में, लेकिन हम जो भी रूल्स हमें पता है वो रूल्स हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सितंबर में अगर ध्यान दीजिए तो धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रमोटर्स। अब ये क्यों कम कर रहे हैं, इसके पीछे की हमें इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालनी होगी और ये देखना होगा कि क्या इससे फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में कंपनी के ऊपर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये पर्टिकुलर कंपनी 215 के आसपास एक तरह से डबल टॉप बनाया था, उसके बाद से गिरावट हुई रही है। और यहाँ पे देखिए तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स को क्या आगे ब्रेक किया या नहीं वो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, बट फिलहाल जब भी बॉक्स बनता है, बॉक्स में अगर ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी गिरावट होती है, अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा मूव आता है, ये हमें थ्योरेटिकली पता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बनाया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बातें हमें समझ के चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो संवर्धन इंटरनेशनल का अगस्त 2022 में यहाँ पे करीब करीब 93 के आसपास था और ये
2023 24 मार्च 2023 को कम होते हुए 42 आ गया। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं 31 मई को 36 के आसपास पी हमें देखने को मिला था। ऑल इन ऑल बोले तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे हमें कारण ये समझना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 का और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आ गई है 20 की, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 की निकल के आती है। अब मान लीजिए अर्निंग पर शेयर कम हो गई, अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसकी सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गई, तो ये सीधे सीधे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि ओवर वैल्यूड हो गई है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी ईपीएस चेंज होता है तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेंज होता रहता है। ये बेसिकली हमें समझना चाहिए। देखिए थियोरेटिकली चीज़ें कैसी काम करती हैं वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बेसिकली हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस सही बैठ रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए आपको ईयर ऑन ईयर सेल्स पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60% के आसपास था मार्च 2024 में। यहाँ पे केवल और केवल 9% पब्लिक थी और यहाँ पे आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे थे। जून 2024 आते आते आप ध्यान दीजिए तो बहुत मार्जिनल यहाँ पे चेंज आया है पब्लिक में और एफआईआईज में। सितंबर 2024 में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी, प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग सेल की और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ऑल इन ऑल हम यहाँ से समझ सकते हैं कि बेसिकली लॉन्ग टर्म के पर्पज से क्या होता है, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं राइट, लॉन्ग टर्म के पर्पज से क्या होता है कि चाहे वो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी हो, उनमें गिरावट जब हो रही है, मान लीजिए गिरावट होने लगी 10% गिर गया, 20% गिर गया, 30% इनफैक्ट गिर गया, तो हमें वहाँ पे बैठ के ये समीक्षा करनी होती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या वाकई में डिग्रेड हो रहे हैं और साथ ही साथ जो गिरावट हुई है इन गिरावट के साथ जो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या जो भी आरओई आरओसी है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे हमें क्लियरली समझ में आता है कि वाकई में फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी पे एट एनी गिवन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा और आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने दोस्तों में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी और पार्टिसिपेशन होगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारा मार्केट ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे।